नमस्कार। चलिए आज मानव शरीर की एक सबसे दिलचस्प और जरूरी प्रणाली को समझते हैं, पुरुष प्रजनन प्रणाली। ये सिर्फ बायोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की शुरुआत की कहानी है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। मतलब शुक्राणु कहाँ बनते हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं, और वो कौन कौन से अंग हैं जो इस पूरे प्रोसेस को मुमकिन बनाते हैं। आइए आज इन्हीं सब सवालों में गहरा उतरते हैं। अपने सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले पूरी प्रणाली को समझेंगे, फिर शुक्राणु बनाने वाले कारखाने यानी वृषण पर चलेंगे, उनके सफर का रास्ता देखेंगे, वीर्य बनाने वाली ग्रंथियों को जानेंगे और आखिर में हार्मोन्स की भूमिका पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं और ये सब एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, पुरुष प्रजनन प्रणाली को हम मोटे तौर पर इन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्राथमिक अंग यानी वृषण, जो असली हीरो हैं। फिर आता है वाहिका तंत्र, जो एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। साथ में है सहायक ग्रंथियां, जो जरूरी लिक्विड्स बनाती हैं, और फिर बाहरी जननांग। ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। चलिए अब सीधे सिस्टम के पावर हाउस में चलते हैं, वो जगह जिसे हम शुक्राणु का कारखाना कह सकते हैं, वृषण। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। वृषण, जिन्हें इंटेस्टिस भी कहते हैं, शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर एक थैली में होते हैं, जिसे अंडकोश या स्क्रोटम कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? इनकी ये लोकेशन बहुत बहुत जरूरी है। और ये रहा इसका जवाब। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसके लिए शरीर के नॉर्मल तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। कितना कम? करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। और अंडकोश में होने की वजह से ही ये परफेक्ट टेम्परेचर बना रहता है। सोचिए, बस इतना सा फर्क, और इसी से सब कुछ मुमकिन होता है। वृषण के अंदर 3 तरह के मुख्य सेल्स काम करते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ये हैं असली वर्कर्स जो शुक्राणु बनाते हैं। सर्टोली सेल्स, ये एक तरह की सपोर्ट टीम है जो इन बनते हुए शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। और फिर हैं लेडिक सेल्स, जो सबसे जरूरी पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं। तो एक बार शुक्राणु बन गए तो क्या? उनका सफर शुरू होता है। अब हम उस रास्ते को देखेंगे जिस पर चलकर वो पूरी तरह से तैयार होते हैं और शरीर से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी यात्रा एक फिक्स्ड रास्ते पर होती है। सबसे पहले वो एपिडिडिमिस में जाते हैं, जहां वो मैच्योर होते हैं। फिर वास डेफरेंस नाम की एक लंबी ट्यूब से गुजरते हैं। इसके बाद स्खलनीय वाहिनी से होते हुए आखिर में मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। चलिए इस एपिडिडिमिस को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई मामूली ट्यूब नहीं है। ये एक बहुत लंबी, कसकर लिपटी हुई नली है जो हर वृषण के ठीक पीछे होती है। आप इसे एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर या फिनिशिंग स्कूल मान सकते हैं, जहां शुक्राणु तैरना सीखते हैं और स्टोर भी किए जाते हैं। आपको पता है, शुक्राणु इस सफर पर अकेले नहीं जाते। उन्हें एक खास लिक्विड की जरूरत होती है, जिसे हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। तो अब बात करते हैं उन ग्रंथियों की जो ये वीर्य बनाती हैं। अच्छा, तो ये जो वीर्य होता है, इसमें असल में होता क्या क्या है? आप देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 60% सेमिनल वेसिकल्स नाम की ग्रंथियों से आता है। प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां बाकी का हिस्सा बनाती हैं। और मजे की बात यह है कि शुक्राणु खुद तो इसकी कुल मात्रा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होते हैं। हर ग्रंथि का अपना एक खास काम है। जैसे सेमिनल वेसिकल्स फ्रुक्टोज से भरा लिक्विड बनाते हैं। ये शुक्राणुओं के लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक दूधिया तरल बनाती है जो उन्हें तेजी से तैरने में मदद करता है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां एक चिकनाई वाला पदार्थ बनाती हैं जो रास्ते को साफ और चिकना करता है। तो हमने अंग देख लिए, रास्ते समझ लिए, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? यहीं पर आते हैं हार्मोन्स। ये एक कमाल का केमिकल मैसेजिंग सिस्टम है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इससे पहले कि हम हार्मोन्स पर बात करें, इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिससे वृषण की खास नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं। ये कोई एक स्टेप का काम नहीं है। ये एक बेसिक सेल स्पर्मेटोगोनिया से शुरू होता है, फिर ये कई बदलावों से गुजरता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड, और आखिर में जाकर एक पूरी तरह से तैयार शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ बनता है। और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है? ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। एक शुक्राणु को शुरू से आखिर तक पूरी तरह तैयार होने में औसतन 70 दिन लगते हैं, मतलब लगभग 2.5 महीने। ये प्रकृति का एक बहुत ही धीमा और सटीक काम है। चलिए अब हार्मोन्स पर आते हैं। इस पूरे सिस्टम का रिमोट कंट्रोल हमारे दिमाग में है। दिमाग का हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि मिलकर एक कमांड चेन बनाते हैं जो वृषण तक सिग्नल भेजते हैं और सब कुछ नियंत्रित करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 मेन हार्मोन आते हैं,
FSH और LH। FSH सीधे सर्टोली सेल्स को सिग्नल देता है कि शुक्राणु बनाने में मदद करो, वहीं दूसरी तरफ LH लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरॉन बनाने का ऑर्डर देता है। दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है। और हाँ, टेस्टोस्टेरॉन का काम सिर्फ प्रजनन तक ही सीमित नहीं है। ये पुरुष अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं, दाढ़ी और भारी आवाज जैसे लक्षणों के लिए मसल्स बनाने में मदद करता है, और यौन इच्छा यानी लिबिडो को भी यही कंट्रोल करता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये पुरुष प्रजनन प्रणाली कोई सीधी साधी मशीन नहीं है। ये अंगों, नलिकाओं, ग्रंथियों और हार्मोन्स का एक बेहद जटिल जाल है। हर एक हिस्सा अपना काम जानता है और सब कुछ एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। और यही हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हर चीज़ इतने परफेक्ट बैलेंस पर काम कर रही है, तो तब क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? हमारी जीवन शैली, हार्मोन्स में ज़रा सा भी उतार चढ़ाव इस पूरी मशीनरी पर क्या असर डाल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सिस्टम की अहमियत को और भी गहराई से समझाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।